अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम श्योर आप लोग को आज का टॉपिक मालूम होगा, व्हाट इज़ पेरेंटिंग। मुझे अगर चैट पर लिखकर आप बता सकें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि आपकी नज़र में पेरेंटिंग क्या है। एनीवन? जी, चैट पर लिखकर बता सकते हैं कोई? हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, तो आप में से सब लोग क्या समझते हैं, आपकी नज़र में पेरेंटिंग क्या है? देखिए, पेरेंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें अपने बच्चों को, देखिए बेसिकली पेरेंट होता कौन है? पेरेंट वो होता है जिसको अल्लाह ताला औलाद बख्श देते हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसके अंदर हमारी इमोशंस, हमारा सोशल बिहेवियर, हमारी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जो हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट पैटर्न, हमारी डेवलपमेंट, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब चीज़ें प्रमोट करने और सपोर्ट करने का नाम जो करने का जो प्रोसेस होता है, उसका नाम पेरेंटिंग होता है। यानी हम अपने बच्चे को, जब वो दुनिया में आता है, उसको अडल्ट हुड तक पहुंचाने के लिए जो हम जिस प्रोसेस को लेके चलते हैं, उसकी पैदाइश से लेके पेरेंटहुड, तो आपका उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब आपको खबर मिलती है कि आप पेरेंट बनने वाले हैं, या उससे भी पहले। क्योंकि शादी करते हुए हमारे माइंड में ये चीज़ होती है, डेफिनेटली हर एक के माइंड में होती है, मगर हम उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, क्योंकि हमें पेरेंटहुड का मतलब बताया नहीं जाता और ना ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है। इस वजह से शादी के वक्त हर कोई हर तरह की तैयारी कर रहा होता है, सिवाय पेरेंटहुड के। हर कोई ये समझता है कि जब माँ या बाप बनता है इंसान, तो ऑटोमेटिकली पेरेंटहुड की जो तरबियत है वो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ऐसा नहीं होता। जैसे बचपन से लेके बड़ा होने तक हम एक बच्चे को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलने की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब दो लोगों की शादी हो रही होती है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये शादी करने का मकसद क्या है। शादी का मतलब होता है आपने आगे पेरेंट बनना है, और वो पेरेंट बनने का जो प्रोसेस है, क्या आप उसके ऊपर पूरे उतरते हैं? क्या आपने उसकी कोई तैयारी की है? शादी करना बहुत आसान है, मगर शादी करने के बाद आप एक इंसान को एक कहना चाहिए, आप देखें जानवर का बच्चा जो है वो 2 या 3 दिन के बाद चलना शुरू हो जाता है, या बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चे चंद घंटों में ही चलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने वाहिद एक इंसान का बच्चा ऐसा बनाया है जो काफ़ी कई सालों तक अपने माँ बाप के बलबूते पर ज़िंदा रहता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ना हिल सकता है। कुछ कितना टाइम ऐसा होता है कि बच्चा खाने के लिए भी मोहताज होता है, पहनने ओढ़ने हर चीज़ के लिए, अपनी हर बेसिक नीड के लिए वो अपने माँ या बाप की तरफ देखता है। एम आई राइट? पेरेंटहुड में पेरेंटहुड में हमें अपने बच्चे को सिर्फ फिज़िकल नीड्स को लेकर नहीं चलना होता, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना होता है, जो हमारे बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी सोशल लाइफ को लेकर चले, प्रॉपरली लेकर चले, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। नॉट, मैं अभी ये बात नहीं करूँगी कि हमारा दीन क्या कहता है या अल्लाह ताला ने किन रस्तों पे चलने का हुक्म दिया है। मैं सिर्फ अभी एक इंसान होने की हैसियत से आपको बताना चाहूँगी कि जब हम पेरेंट बनते हैं या हम पेरेंट बनने वाले होते हैं, तो हमारे दिमागों में क्या चल रहा होता है, हमारा क्या प्लान होता है, हम क्या सोच रहे होते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके पेरेंटहुड के ऊपर। आपने अपनी इमोशंस, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी डेवलपमेंट, जो भी आपने बचपन से लेके शादी होने तक गैदर किया होता है, उसके अंदर बहुत सा गार्बेज भी होता है।
उसके अंदर बहुत सी प्रोडक्टिव चीज़ें भी होती हैं, बहुत सी गुड डीड्स भी होती हैं, बैड डीड्स भी होती हैं, हर चीज़ होती है। वो सब चीज़ें आपने अपने शोल्डर्स पे उठाई हुई होती हैं, और अगर वो आप उस चीज़ को फिगर आउट ना करें, आप उसको चीज़ों को एक मैग्नीफाइंग लेंस देकर ना एनालाइज करें, और उसी गार्बेज को, उसी उन्हीं चीज़ों को जो आप बचपन से लेके आज तक कैरी करते हुए आए हैं, वही आप अपने बच्चे के ब्रॉटअप में भी कैरी कर रहे हैं। तो वो जो अब तक आपके शोल्डर पे वो सारी चीज़ें कैरी हुई भी थी, अब वो आपके बच्चे के ऊपर लदना शुरू हो गई हैं। आई नो, आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप लोगों की जितनी भी आपके अंदर फ्लॉज हैं, आपके अंदर जितने भी वीकनेसेस हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो आपका बच्चा एज इट इज़ रेप्लिकेट कर रहा है, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो। ये बात हमें नहीं समझ आती, और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे 5-6 साल तक तो हम उनके साथ बैठ के एक नॉर्मल लेवल पे बड़ों की तरह बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बात नहीं समझते। मगर एक दिन का बच्चा भी, उसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जब वो दुनिया में आता है तो वो, उसका दिमाग बिल्कुल एक एम्प्टी स्लेट की तरह होता है, एक एम्प्टी पेपर की तरह होता है। और वो जैसे जैसे जो जो चीज़ देख रहा होता है, उसकी आंखें, उसके कान, वो छोटी से छोटी हरकत को, छोटी से छोटे बिहेवियर को, छोटी से छोटी बात को, चीज़ को, हर चीज़ को महसूस करके अपने दिमाग में उसको फीड कर रहे होते हैं। वो फीडिंग, जब वो चलना शुरू होता है या जैसे जैसे वो ग्रो करता है, वो फीडिंग उसको ऑपरेट करती है, और जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कोई डाटा डालते जाते हैं, और फिर वो कंप्यूटर हमें एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कंक्लूजन निकाल कर देता है। लाइकवाइज आपका बच्चा, जब आपके सारी जो डाटा आपसे गैदर कर रहा होता है, उसका माइंड उसको ऑपरेट करता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है कि आपके बच्चे ने जो चीज़ें आपसे गैदर की होती हैं, वो उसके बिहेवियर में नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो ये समझने की अशद ज़रूरत है हमें कि पेरेंटहुड होती क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या है। हमने इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, हम इसको बड़ा मिसलीड करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं। एक मिसकंसेप्शन है हमारे दिलों में कि औलाद जब अल्लाह ताला देता है तो ठीक है, हमने उसकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उसको बहुत अच्छा फैसिलिटेट करना है, अच्छे से अच्छा खिलाना है, अच्छे से अच्छा पहनाना है, अच्छे से अच्छी उसकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करनी है। हर माँ बाप, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर एक की अपनी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो। उसकी जो पर्टिकुलर एज है, स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, इन टर्म्स ऑफ टॉयज़, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ्स, और लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स दे रहे होते हैं। मगर मेंटल, जो बच्चे की मेंटल नीड्स हैं, क्या वो हम फुलफ़िल कर रहे होते हैं? वो उसकी फुलफ़िल अगर हम नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमैटिकली उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने एनवायरनमेंट से उस मेंटल नीड को पूरी कर रहा है, खुद पूरी कर रहा है। अगर हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, इतनी अवेयरनेस नहीं रखते कि हमने उसको, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करके चलना है, अपने बिहेवियर को अप्रोप्रिएटनेस लेवल पे ठीक करके चलना है, अपने, हमारा बिहेवियर ठीक हो, हमारा अमल ठीक हो, हमारा कैरेक्टर ठीक हो, हमारा बात करने का तरीका ठीक हो, तो हम बिल्कुल लाइक, अगर हमें ये अवेयरनेस है, तो हम डेफिनेटली अपने बच्चे की मेंटल नीड्स को पूरी करने के लिए एफर्ट्स इनपुट कर रहे हैं। बट अगर हमें ये बात मालूम है कि बच्चे की मेंटल नीड पूरी करना ज़रूरी है, इसके बावजूद हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने प्लेजर्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को गिव अप नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट रेडी टू बिकम अ पेरेंट। पेरेंट बनने के बजाय अगर हम एक ह्यूमन बीइंग बनकर सोचें, मैं ये क्यों सोचूं कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। जब हम ये सोचते हैं ना कि अच्छा मैं इस बच्चे की पेरेंट हूँ, तो एक पोजेशन माइंड में आती है, जैसे एक अथॉरिटेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है आपके माइंड में कि अच्छा ये बच्चा मेरी कस्टडी में है, मेरी इजारादारी में है, मैं इसको हुक्म भी दे सकती हूँ, मैं इसके ऊपर हुक्म चला भी सकती हूँ, मैं इसको मार भी सकती हूँ, डांट भी सकती हूँ,
कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है। वी आर आंसरेबल टुवर्ड्स अल्लाह, बिकॉज बच्चे अल्लाह की अमानत हैं। किड्स आर अमाना फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसको हमें एक अमानत के तौर पे सौंपा है कि इसको इस तरीके से रेस करना है। और उसके बाद 8-10 साल के बाद तो बच्चा वैसे ही आपको पेरेंट, मतलब बच्चे के आप पेरेंट नहीं रहते, आपको उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा ना। और 8-10 साल के बाद आप बच्चे के फ्रेंड बनने के काबिल उस वक्त होंगे जब बच्चा आपको आइडियलाइज करता होगा, आपसे मोहब्बत करता होगा, जेन्युइन मोहब्बत। और वो जेन्युइन मोहब्बत पैदा करने के लिए आपको डे वन से अपनी एफर्ट्स इनपुट करनी पड़ेंगी। अगर आप एक सेल्फिश पेरेंट हैं और आप कभी कभी अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए अपने बच्चे की डिज़ायर्स को, अपने बच्चे की नीड्स को अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैं तो ये दुनिया के लिए कर रहा हूँ, मैं तो इसी के लिए कर रहा हूँ। बहुत सी मदर्स ऐसा कहती हैं कि उनके बच्चे, वो 9 to 5 जॉब करती हैं फाइनेंसिस के लिए, लेकिन उनका ये क्राइटेरिया होता है कि हम इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चे को ये तो नज़र आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं। सुबह जाती हैं मम्मा, शाम में आती हैं, बहुत टफ टाइम है उनका, लाइफ टफ है उनकी, काम करती हैं, घर आके भी फिर होम चोर्स कर रही होती हैं, सारी चीज़ें। मगर उस बच्चे का जो पूरा दिन है ना, वो निगलेक्ट हो रहा है। और वो पहले के बच्चे, मैं कहती हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है ना कि हर दौर के बच्चे को उसी दौर के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। ये ज़्यादती है, ये अनफेयर है कि अगर हम पिछले दौर के बच्चे को आज के दौर के बच्चे से कंपेयर करें, क्योंकि हर दौर डिफरेंट होता है, हर दौर का बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। हमारे आपके टाइम पर इतना ज़्यादा चैलेंजिंग दौर नहीं था, इतने गैजेट्स नहीं थे, इतना एक्सपोजर नहीं था। इस वजह से हम हमारे बिगड़ने के चांसेस भी कम थे। हालांकि हम टीवी देखते थे, बट टीवी पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती थी जो अब गैजेट उठाओ तो इमीडिएटली वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको खुद चेक रखना पड़ता है अपने बच्चों के गैजेट यूजेज पे। तो आज का बच्चा जो है ना, आज का बच्चा जो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा पेरेंट, आज का पेरेंट उतना ही लापरवाह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मदर्स, फादर्स, जो बहुत कंसर्न हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर दैट बिहाइंड द पेरेंटहुड बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को अच्छे से आला फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे ब्रॉटअप में कोई कमी नहीं है, हम उसको हर तरह से जो है वो फुलफिल कर रहे हैं उसकी नीड्स को। हम उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे होते, अनफॉर्चुनेटली हम उसको फिजिकली इतना फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाता है हमारे ऊपर। आज के दौर में हम अपने बच्चों को खिला खिला के और उनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरी कर करके समझते हैं कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को प्रोडक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमने हमने जो चीज़ अपने बच्चे को बचपन में नहीं सिखाई ना, तो ये हमारी भूल है कि वो बड़ा होके वो चीज़ सीख लेगा। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है इसके ऊपर इतना लोड डालने की। लाइक फॉर इंस्टेंस छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होम चोर्स की आप छोटे बच्चों पे डाल सकते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फन। छोटे बच्चों को काम करने का बहुत शौक होता है, वो सब कुछ करते हैं। देखिए बच्चों की, अगर आप हम चाहते हैं ना बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरी करना, इमोशनल नीड्स, उनका माइंडसेट, उनका थॉट पैटर्न प्रॉपरली इन अप्रोप्रिएट वे चलता रहे, तो आपको एक हेल्दी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। और वो हेल्दी लाइफ ये नहीं है कि आपने उसको बेतहाशा खिलाना है, उसकी हर बेजा ख्वाहिश पूरी करनी है, उसको बे इंतहा टॉयज़ ला कर देने। पैसा खर्च करने से आप उस नीड को पूरा नहीं कर सकते। आपको आपके बच्चे को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, आपके बच्चे को आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। और वो क्वालिटी टाइम ये नहीं होता, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ या करती हूँ, मेरे बच्चे मेरी आसपास ही होते हैं।
तो मैं तो उन लोगों के साथ ही होता हूँ, मैं तो टाइम देता हूँ। बट क्वालिटी टाइम ये नहीं होता कि आप 24/7 अपने बच्चे के साथ तो हैं, मगर उसके पास नहीं है। साथ होने में और पास होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पेरेंटहुड का मतलब है एक गाइडर, एक शेल्टर, एक एक ऐसा गाइडर जो एक छोटे से ऐसे बच्चे को, एक छोटे से ऐसे इंसान को जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा होता है ना, उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करना, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए वो शेल्टर प्रोवाइड करना होता है माँ को, बाप को। और उस शेल्टर के साथ साथ एक गाइडर बनना होता है, और वो गाइडर उसको गाइड करता है अप्रोप्रिएट तरीके से। और वो गाइडेंस क्या होती है कि ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स को का इजहार कैसे करना है, अपनी कैरेक्टर के ऊपर काम कैसे करना है, अपने आप को अगर सोशली रोम अराउंड कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, हाउ टू डील विद द अदर्स, लोगों से मिलना कैसे है। अगर बच्चा उठते बैठते चलते फिरते हर चीज़ आपसे ले रहा है और वो पॉजिटिव है, तो बिलीव मी, आपको अपने बच्चे की तरबियत करने के लिए कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। आपका किरदार, आपका अमल, आपका बिहेवियर, हाउ द वे यू कंट्रोल योर इमोशंस, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपका बच्चा एक एक चीज़ आपसे ले रहा है। आपको उसे बैठकर सिर्फ देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे को मारना भी नहीं है, बच्चे को डांटना भी नहीं है, तो फिर बच्चे को टैकल कैसे करें? क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा, एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है उसके टेंट्रम्स भी बढ़ रहे होते हैं, बच्चे हिटिंग भी करने लग जाते हैं, बच्चे क्रैंकी भी हो जाते हैं, बच्चे शाउट भी करते हैं। बट बच्चों का ये एक्शन जो है ना, उसके रिएक्शन में आपका क्या एक्शन है, वो मैटर करता है। आप बच्चे की इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को एग्जैजरेट कर रहे हैं, उस पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को और ज़्यादा करेगा, बिकॉज उसको अटेंशन मिल रही है ना। मगर बिलीव मी, अगर आप बच्चे की सारी गलत चीज़ों को इग्नोर करके, वो मतलब आप उन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, आप उससे पॉजिटिव वे में बात करते हैं, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो बैड हैबिट छोड़ देता है। बट केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें। इट डजेंट मैटर कि ये जो बात मैं कह रही हूँ आपसे, ये हर केस पर वेरी करती हो, ये डिपेंड करता है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस। हर बच्चे की नेचर इंडिविजुअल होती है, हर हर इंसान के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक यूनिक इंडिविजुअलिटी बनाई है। और मगर मगर बेसिक चीज़ क्या होती है, बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, आप बच्चे के ब्रॉटअप के लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बच्चे के ब्रॉटअप के लिए अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, आपने पेरेंटहुड का मतलब क्या समझा है, आप अपने आप को, आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, आर यू रेडी टू लर्न और इनोवेट। और आप समझते हैं कि आप अगर अपने आप को रिजिडिटी के साथ लेकर चलेंगे, रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि आपने ये सोच लिया है कि मैंने पीएचडी कर लिया है, मैंने मास्टर्स कर लिया है, या मैंने बीबीए कर लिया है, एसीसीए कर लिया है, अब मैं बस जॉब कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिग्री लेनी है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को अवेयरनेस देनी है। आपकी शादी हो रही है, आप कपड़े ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप ज्वेलरी ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपको एक इंसान के बच्चे को पालने की तरबियत होनी चाहिए आपके पास। ये डिग्री आपके पास, आपको लेना ज़रूरी है। ये दुनिया के लिए बेशक ज़रूरी ना हो, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, अदरवाइज़ दुनिया के लिए भी ज़रूरी है ये। क्योंकि नॉन मुस्लिम्स, अगर आप जाकर नॉन मुस्लिम्स की वीडियोस जाकर देखें, तो मतलब मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से इतने सारे नॉन मुस्लिम यहूदी औरतों को, क्रिश्चियन औरतों को देखा, जो सुबह के 5-5 बजे उठकर अपने बच्चों के साथ इस तरह से उनको रेस कर रही होती हैं, इस तरह से स्टोरी टेलिंग सेशंस के ज़रिए, इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड सुबह सुबह उनको एक प्रोडक्टिव
ग्लिम्स देकर कि सुबह ऐसी होती है कि वो रोज़ सुबह खुशी-खुशी उठते हैं और इतनी स्ट्रगल और इतनी एफ़र्ट वो कर रही होती हैं, जो हमें इस्लाम ने एक मुसलमान माँ को अपने बच्चों को रेज़ करने का जिस तरह से हुक्म दिया, लाइकवाइज़ वो नॉन मुस्लिम औरतें कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास वो एजुकेशन की कमी है। बट इस दौर में जब हमारे हाथ में गैजेट है, हमारे हाथ में हर चीज़ है, अगर हमें इतनी सी भी चीज़ दिमाग में आ गई है कि मैं कहीं गलत हूँ, मेरा जो द वे आई रेज़ माय चाइल्ड इज़ इनअप्रोप्रिएट, सो आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई नीड टू गो डू द रिसर्च, मुझे देखना है, मुझे जाके एजुकेट करना है खुद को, मुझे अवेयरनेस लेनी है कि बच्चे को पालते कैसे हैं। अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप मार रहे हैं बच्चे को, आप डाँट रहे हैं, आप आपकी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आप अपने बच्चे की भी मेंटल हेल्थ तबाह कर देंगे। अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें, तो आप अपने बच्चे को अपने से एक डबल पर्सनैलिटी, यानी आपके अंदर जो डेवास्टेटेड हैबिट्स हैं ना, वो आपके बच्चे के अंदर डिस्ट्रक्शन वाली एक लिमिट है ना, एक कहना चाहिए कि वो जो आदत है ना, बैड हैबिट, वो बच्चे के अंदर 3 गुना बढ़ के डेवलप होगी। तो बच्चा एक नॉर्मल इंसान, तो फिर हेल्दी इंसान तो नहीं बन सकेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर इतना उसकी पर्सनालिटी इतनी बैलेंस्ड हो कि वो अपने एंगर के ऊपर काम करता हो खुद से, उसको पता हो हाउ टू डील विद द इमोशन, हाउ टू एक्सप्रेस हिज इमोशन और फीलिंग्स इन वट एवर सर्कमस्टांसिस वुड बी। कोई भी सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं, उसको पता हो कि उसको कैसे डील करना है। मगर मुझे खुद ये नहीं पता कि मुझे कैसे डील करना है, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं क्योटिक हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता, स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। आई हैव नो कंट्रोल, सो हाउ कुड आई थिंक कि मेरा बच्चा बैलेंस्ड पर्सनालिटी लेकर डेवलप होगा। मैं यही सेम एट्रीब्यूट्स जो मेरे अंदर हैं, वो मैं अपने बच्चे के अंदर आउटसोर्स करने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अगर ऐसी हूँ और मैं अपने बच्चे से वैसा फील मैं उसको प्रोडक्टिव बनाना चाह रही हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई मिरेकल ही आपके बच्चे को फिर प्रोडक्टिव बना सकता है, एंड एवरीथिंग कैन हैपन। ये बहुत रेयरली हो जाता है एट टाइम्स। बहुत से बच्चे चाइल्डहुड बुली होने के बावजूद, चाइल्डहुड अब्यूज़ होने के बावजूद बड़े होकर उनकी जो जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि उनके फादर उनको बहुत ज़्यादा बचपन में वो अपने फादर से बुली हुए, वो उनको बहुत मारते थे, बट ही हैज़ द हाई सेल्फ इस्टीम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त का एनवायरनमेंट ऐसा था कि अगर आपने सीरा पढ़ी हो या आपने सुना हो कि फ़तह मक्का से पहले जो कुरैश के लोग थे, वो जो हम हैं, आप हैं, हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान में, वो मतलब हम 2 नंबर लोग हैं। हमारे अंदर एथिक्स नाम को नहीं है, हमारे अंदर मोरालिटी नहीं है, हमें पता ही नहीं है एथिक्स किस चिड़िया का नाम है। ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो मैं दोबारा रीशेयर कर दूंगी नया लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुरैश के लोग जिस वक्त आइडल वर्शिप करते थे, उस वक्त भी उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल्स और एथिक्स थी। ना वो झूठ बोलते थे, ना वो 2 नंबरी करते थे, ना वो कमिटमेंट्स करके फिरते थे। यानी उनके किरदार, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब वो कन्वर्टेड इस्लाम हुए तो उन्होंने क्या क्या मिसालें पेश की आप लोगों को। अनफॉर्चुनेटली हम हिंदुओं के साथ रह के बहुत से कल्चर्स उनसे लेकर आ गए और हमने उसको ग्रो किया, अपने साथ साथ परवान चढ़ाया। वहाँ से सीड हम लेकर आए थे, हमने पाकिस्तान में आके उसको बो दिया और फिर पौधा निकला, फिर पौधे से दरख्त बन गया। अब वो दरख्त चारों तरफ फैल चुका है, उसकी शाखें हर तरफ फैल चुकी हैं। कोई किसी को नहीं पता कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हम अल्लाह को मानते हैं मगर हम अल्लाह की नहीं मानते, और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। खैर ये बात दूसरी तरफ जा रही है, बट मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर मेरी मॉरल्स, मेरी एथिक्स ठीक नहीं है,
मैं इस गलत फहमी से निकल जाऊं कि मेरा बच्चा अच्छी एथिक्स और अच्छी मॉरल्स लेकर रेज होगा। अगर मैं ठीक हूं और मेरा स्पाउस ठीक नहीं है या मेरे घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, उस सूरत में आपको बहुत सी टेक्निक्स, बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊंगी। डेली बेसिस पे अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना है। हमने अपने आप को बैठकर थोड़ा सा, ये जो मी टाइम नाम की बला है, ये इसका सोल्यूशन लोगों ने ये निकाला है कि मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ कर लूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ भी है, मुझे भी उसको प्रोडक्टिव करना है, तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने निकल जाऊँ, मैं सोशली मेरा सर्कल बड़ा हो, मैं गैदरिंग्स में जाऊँ। मी टाइम इज़ नॉट लाइक दैट। मी टाइम का मतलब होता है घर के एक कोने में आप जाकर आधे घंटे अपने आप को टाइम दें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, साइलेंस में बैठ के सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हैं और आपके माइलस्टोन क्या हैं। क्या वो माइलस्टोन अप्रोप्रिएट है? क्या आप जो कर रही हैं वो अप्रोप्रिएट है? आप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को रेस करने में आपका क्या किरदार है? आपकी क्या इंटेंशंस हैं बच्चों को लेके? ये करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी टाइम की मैं इससे पहले बात कर रही थी। क्वालिटी टाइम में भी आप अपने बच्चे के साथ बैठकर, बच्चे से ये नहीं, ये बातें अगर आप कर रहे हैं, आप या आपके हस्बैंड के, अच्छा बेटा स्कूल में क्या हो रहा है और पढ़ाई कैसी चल रही है, टीचर कैसी हैं, बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये क्वालिटी टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्वालिटी टाइम वो होता है जब हम बच्चे की बात सुन रहे होते हैं, जब बच्चा बीइंग अ गुड लिसनर आपसे, आपको अपनी बातें शेयर कर रहा होता है, अपने दिल की बातें शेयर कर रहा होता है, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा होता है, अपनी इमेजिनेशन शेयर कर रहा होता है, सिली क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में पूछते थे तो हमें शट अप कॉल मिल जाती थी, मगर आज के बच्चे को उसका लॉजिकल आंसर देना ज़रूरी है। आपको नहीं पता, इट्स ओके। आप अपने बच्चे को उससे बात करेंगे, चलो बेटा हम मिल के रिसर्च करते हैं। रिसर्च के दरवाजे तो इस्लाम ने खोले हुए हैं ना, कुरान ने भी खोले हुए हैं। हम सर्च करते हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हर बात पता हो। इसलिए मुझे भी ये बात इस वक्त नहीं याद आ रही, लेकिन हम इसको मिलकर ढूंढते हैं, इसका इसका हल ढूंढते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम अगर आपने गुजारना है तो आप ये देखेंगे बच्चा कितना फुलफिल हो रहा है, बच्चे की डिज़ायर्स कितनी फुलफिल हो रही हैं, हाउ मच ही इज़ गेटिंग, लाइक वो कितनी हैप्पीनेस उसको मिल रही है। उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी जो आपके साथ बैठना है, आपके साथ उसकी एक क्लोजनेस है, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। क्या वो आपकी गैदरिंग को एंजॉय करता है? वरना क्या होगा, आपका बच्चा कहेगा लो, फिर सवाल जवाब शुरू हो गए, फिर वही बातें शुरू हो गई जो रोज शुरू होती हैं, कोई यूनिकनेस ही नहीं है। तो उसके बजाय बच्चा प्रेफर करेगा कि मैं गैजेट के ऊपर कार्टून देख लूं या मैं कोई बुक पढ़ लूं। आप अगर अपने बच्चे के आइडियल पेरेंट बनेंगे तो 8-10 साल के बाद आपका बच्चा, क्योंकि 8-10 साल के बाद पेरेंट हुड से निकलकर आपको फ्रेंडशिप हुड में आना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट एबल टू डील विद योर चाइल्ड इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। तो बी लाइक अ गुड पेरेंट। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं पेरेंट ना बनूं। पेरेंटहुड का मतलब ये नहीं होता कि मेरा बच्चा मेरा पोजेशन है। बच्चा अल्लाह की अमानत है। हमेशा ये बात याद रखें, अपने आप को रिमाइंड करवाते रहें, ये अमानत है, मुझसे कहीं ख़यानत तो नहीं हो रही अमानत में। बस, दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये मीटिंग एंड करके मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग रीजॉइन करके क्यूए कर लें, आप लोग को जो जिसको भी कुछ पूछना है, क्वेश्चन आंसर्स। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, आपने कहा ना कि बिहेवियर, अगर बच्चा एंग्रीपन शो करे तो तब क्या करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना कि चलिए अगर वो खुद ब खुद छोड़ दिएगा वो बैड बिहेव, अगर आप चुप रहें, तो इसके हवाले से क्या करना चाहिए फिर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिचुएशन वाइज वारी करता है, केस टू केस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले तो उस बच्चे को टोकना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम उसका ये बिहेवियर नोटिस कर रही हैं कि अच्छा देयर माइट बी समथिंग एट द बॉटम, तो आप पहले तो खामोशी के साथ उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो उसके अंदर क्यों डेवलप हो रहा है, उसका रूट कॉज़ तलाश करें खामोशी के साथ। उस बच्चे को बैठकर समझाना
और उस बच्चे को मेंशन करना कि आप इस तरह कर रहे हैं, उससे पहले आपने पहले वर्किंग करनी है, ये देखना है कि ये सब इसके अंदर डेवलप हो कैसे रहा है। अगर तो आप फिगर आउट कर लेती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उससे बैठ के बात कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 8 साल तक के बच्चों के समझ में कुछ नहीं आता कि उनको रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है और उनको पनिशमेंट क्यों मिल रही है। अगर एक छोटे से बच्चे से ग्लास टूट जाता है और आप उसको डांट रहे होते हैं या आप कहते हैं कि एक कोने में खड़े हो जाओ और 10 मिनट तक नहीं हिलना यहाँ से, या आज तुम्हारा स्क्रीन टाइम बंद है, पेनल्टी है, उसको नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, उसको नहीं समझ आ रहा कि मुझसे मैंने क्या गलती की है और मुझे क्यों पनिश मिल रही है। वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट से बच्चा 8 साल के बाद 9 साल 10 साल में जाकर उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उससे पहले बच्चा सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, सिर्फ इमोशनली फील कर रहा होता है चीज़ों को कि अच्छा, और वो हर चीज़ को कंडीशनली देख रहा होता है। अच्छा मैंने यूँ किया तो सब एकदम अटेंटिव हो गए मेरी तरफ। जैसे बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए मिसाल के तौर पर कभी बहुत से आजकल के जो हमारा आजकल का दौर है हमारी सोसाइटी में, अब अभी फ़िलहाल क्या होता है कि बच्चों को छेड़-छाड़ करके एन्जॉयमेंट की ली जा रही होती है और समझते हैं कि ये एक हमारा प्यार है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बच्चा जो है ना वो उस चीज़ को लेकर खुद से फिर वो करना शुरू हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है वो किसी को थप्पड़ लगा दे, किसी बड़े आदमी को, छोटा सा बच्चा गोद में है और उसने एक एक्सपीरियंस किया, उसने किसी को देखा, उसने एक्सपीरियंस किया, एक थप्पड़ लगा दिया, आपका पहला जो एक्सप्रेशन है वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है। आपने हाउ डिड यू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्शन। आपने उस एक्शन में आपका जो पहला रिएक्शन था ना वो क्या था, वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा और वो वही करेगा। आप यूजुअली लोग क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं, ओहो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते, ओहो इंजॉय कर रहे होते हैं लिटरली फादर्स के, अच्छा ठीक है मेरा बेटा मुंह पे थप्पड़ लगा रहा है या हाथ पे। और जब वो बच्चा और बच्चा ये देख लेता है कि मैंने एक थप्पड़ मारा तो हर कोई इंजॉय कर रहा है, इट मीन्स इट्स अ फन एक्टिविटी। उसने ये ऑब्जर्व कर लिया, अब वो हर किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहेगा, उसको ये एक्टिविटी लग रही है। वो सिर्फ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है और रेप्लिकेट कर रहा है। आपने उसके रूट को उसको तलाश करना है। उसके बाद आपने देखना है कि हाउ एक्सेसिवली इट डेवलप्ड इन योर चाइल्ड, कि अगर बच्चे के अंदर हिटिंग की आदत मिसाल के तौर पर ज़्यादा हो गई है तो डेफिनेटली उसके इन्वायरमेंट से वो चीज़ उसके अंदर आ रही है। और उसकी अगर वो पार्क में जा रहा है, किसी फ्रेंड से मिल रहा है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, आपको हर चीज़ हर जगह का पता होना चाहिए। होम स्कूलिंग क्यों कहा जाता है बार बार, होम स्कूलिंग आजकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। हम जैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से इतना अवेयर रहते हैं, इतना प्यार करते हैं और हम बड़े कंसर्न रहते हैं और हम समझते हैं वी आर वेरी कंसर्न पेरेंट्स के वी केयर आवर चिल्ड्रन अलॉट। तो हम किस दिल से अपने बच्चों को एक स्ट्रेंज जगह पे भेज देते हैं। क्या आप जानती हैं कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसकी टीचर का बैकग्राउंड क्या है, वो जिस टीचर से पढ़ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जिस पार्क में जाकर जिस बच्चे से खेल रहा है आपकी एब्सेंस में, जहाँ आप खुद नहीं जा सकती, आप जहाँ जा रही हैं डेफिनेटली बच्चे को छोड़ें आप पार्क में, बच्चा भी बच्चे को देखिए, हर चीज़ का एक रूल होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर अगर आप अपने बच्चे को ब्रॉट अप कर रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। आपके घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपके बाहर जाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपने बच्चे से पहले से बच्चे से बात करके होमवर्क किया हुआ होता है, बच्चे को पता होता है मैंने बाहर जाकर कैसे डील करना है। लेकिन अगर आपने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ तो उसको नहीं पता हाउ टू डील विद इट। यस। अच्छा, मैं अपने बेटे से कहूँ ना बेटा ये रूल्स होते हैं, तो उसे और चिढ़ती है कि ये क्या बात हुई, हर बात पे रूल्स, हर बात पे रूल्स। तो मुझे फिर समझ नहीं आती, मैं उसे उसे आप वो चिढ़ जाता है कि क्या हर चीज पे माँ रूल्स कहती हैं, रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ये चीज भी फिर मैंने कहा यार ये भी तो इन बातों पे भी अब चिढ़ना शुरू हो गया है। तो नॉर्मल बातों पे, हालांकि वो अभी 7 साल का भी है, चलें ठीक है, मैं अब सेशन ले आप लोगों के सुन के अब मुझे होता है कि हाँ मैंने उस हिसाब से तरबियत नहीं की और मुझे भी नहीं पता, अब मैं कर रही हूँ इस पर ना काम अपने पे। लेकिन अब वो हर बात पे चिढ़ता है, मामा ये क्या बात है, ये क्या रूल है। आप उसको क्यों बता रही हैं कि वो रूल्स इन रूल्स को फॉलो करना है।
आप उसको सिर्फ दिखाएं कि ये रूल, ये आप, फॉर इंस्टेंस आप कह रही हैं उसको कि ये रूल्स हैं, आपको इसको फॉलो करना है। कोई 10 साल का बच्चा भी जो है वो उखड़ जाएगा, वो कहेगा मैं तो, ये क्या रूल्स हैं, ये क्या बात हुई। आपको हम नहीं, छोटी छोटी आपको चीजें हैं इम्प्लीमेंट ना। करना है। नहीं, देखें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें घर में। आप बच्चे को डायरेक्टली बता रही हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना है, नहीं। बच्चों को हम बैठकर ये थोड़ी बताएंगे कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। आपने अपना, अपने प्रैक्टिस, अपने घर के और लोगों की प्रैक्टिस से उसको बताना है, हमारे घर के ये रूल्स हैं और ये रूल्स ही नहीं, रहेंगे। हम हमने रात को मसला 10 बजे सोना है। मसला ये है ना, देखें, देखें मसला मेरी ये बात सुने। हम लोग अकेले हैं ना, हम सेपरेट है, हमारे पास ना कोई इतना मिलने मिलाने का नहीं, आपके हस्बैंड तो सोशल है ना, सर्कल। आप हैं, आपके हस्बैंड हैं। हम आप दोनों की अच्छा। जी, आप दोनों की प्रैक्टिसेस आपके बच्चे को रियलाइज करवाएंगी कि अच्छा ये मेरे घर में होता है। मेरे घर में रात देर तक नहीं सोया जागा जाता। मेरे घर में रात सोने का आखिरी टाइम 10 बजे है, इसके बाद सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। आपने उसको आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेटा रात को 10 बजे सोना है आपने। इन एनी केस बच्चा चिढ़ जाएगा, बच्चा 10 बजे कोई ना कोई खेल लेकर बैठ जाएगा, कोई ना कोई, क्योंकि आपने बच्चे को एक हथियार थमा दिया है। बच्चों के साथ टैक्टिकली डील किया जाता है, वाइजली डील किया जाता है। बच्चों को जाके ये नहीं कहा जाता कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुमने करना है। बिलीव मी, वो कभी भी नहीं करेंगे। बच्चों के, देखें, आपका बच्चा जैसे आपने बताया कि वो 6 साल का भी नहीं है। आप किचन में काम कर रही हैं, नहीं, आप किचन में काम करते ये करते नहीं। आप उसको आप आवाज़ दें, हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। और देखिएगा बच्चे, देखें बच्चे एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर चलते हैं। आपको मैंने, आई थिंक आपसे मेरी पहले भी बात हुई है हमारे पिछले सेशंस में, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि बच्चों के साथ बच्चा बन के चलेंगी तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ना आपको इरिटेशन होगी, ना फ्रस्ट्रेशन होगी। अब सबसे पहली चीज़ क्या है जो हमें ट्रिगर करती है, वो हमारा गुस्सा है। हम बच्चे को बच्चे यही की तरह बात डील सही करना है। चाहते हैं। हम चाहते हैं मैं बड़ी हूँ, ये मेरा बच्चा है, तो ये बच्चा बन के रहे। ऐसे नहीं होता। समझ रही हैं बात। इसीलिए ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अपने आप को पेरेंट समझना छोड़ दें। सिर्फ ये समझें आई एम जस्ट लाइक अ गाइडर और शेल्टर। ये दो चीज़ें हैं। अल्लाह ने आपको एक पेरेंट बनाया ना, ये आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि एक इंसान की जिम्मेदारी आपके ऊपर लगाई है, एक अमानत दी है अल्लाह ताला ने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था, क्योंकि किसी की बात दिल में रख कर उसको सीक्रेटली सेव रखना भी एक अमानत होती है। हमारे नबी जो है अमानतें सब संभालते थे, सबको मालूम है ये बात। ठीक है, तो ये भी एक अमानत है, अल्लाह की अमानत, कि हम उस अमानत को लेकर कैसे चल रहे हैं। अमानत को संभाल के रखना होता है, उसको कहीं खोना नहीं होता, उसको ज़ाया नहीं करना होता, उसका ख्याल करके रखना होता है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें लोगों को, अपने रिलेटिव्स को अमानत के तौर पे रखवा कर जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ मैं किसी के पास या किसी ने मेरे पास रखवा दी है, जो इतनी शदीद गर्मियाँ चल रही हैं अभी, पाकिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है मिसाल के तौर पर। तो आप ये सोचें, इतनी शदीद गर्मी में कोई लेदर का बैग मेरे पास अमानत रखी हुई है किसी की, और वो गर्मी में लेदर जो है ना वो उखड़ना शुरू हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। मेरे पास उसकी सेफ्टी की कोई वो सोल्यूशन ही नहीं है। अब वो जब आएगा लेने अमानत, या मेरी कोई फ्रेंड रखवा कर गई है, वो लेने आएगी, उसको ये वाला बैग मिलेगा तो वो समझेगी कि मैंने ये यूज़ किया है उसकी एब्सेंस में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर हर वक्त अपने आप को ये रिमाइंडर दूँ कि ये अल्लाह की अमानत है और मैंने इसको संभालना है। मैंने, मेरी तरफ से इतनी सी भी कोताही हुई और इसके अंदर कोई गलत चीज़ डेवलप हो गई, तो अल्लाह ताला मुझसे जवाब लेंगे। औलाद को सदका जारिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब मैं आप कब्र में चले जाएंगे तो हमने जो अपने बच्चे को सिखाया होगा, उंगली पकड़ के चलने से लेकर बड़े होने तक, वो हमारा बच्चा एज इट इज़ कर रहा होगा दुनिया में। और अगर मैंने अपने बच्चे को एक इंसानियत का के दर्जे पर रेस किया है, रसूल और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की कमांडमेंट्स के ऊपर मैंने उसको रेस किया है, तो वो दुनिया में हर वो काम कर रहा होगा जिससे आपकी कब्र ठंडी हो रही होगी। समझ रही हैं बात। वही बात होगी ना, तो फिर इसका मतलब खुद को ही ठीक करना पड़ेगा, खुद को। तरबिया है ही आपका, अब हमारी पेरेंट्स की तरबियत का नाम है। अनफॉर्चुनेटली ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि पेरेंटिंग तरबिया सेशंस जो हैं ये बच्चों के लिए होते हैं। नहीं, ये पेरेंट्स के लिए होते हैं, फादर्स के लिए होते हैं, मदर्स के लिए होते हैं। फादर्स को ठीक भी है, बहुत आपकी ज़्यादा बात। ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा, मैं जी। मुझे लगता है
कि मैंने ये जो 6 साल इनके साथ है ना, ये तो जाया कर दिए हैं। तो अब मुझे कैसे स्टेप उठाना, ये चीज मुझे बहुत दिन रात परेशान करती है कि मैं क्या करूं, ये जो कुछ मैंने कर दिया है इसको कैसे लेके चलूं। देखें, ये सोचने के बजाय आप अपने घर में दीन अप्लाई करना शुरू करें। आपके घर में देखें, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन दीन के लिए अपने आप को दीन की राह में डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया तुम्हारे लिए मैं आसान कर दूंगा। बिलीव मी, आप अपने घर में दीन अप्लाई करना शुरू करें, अल्लाह से कनेक्शन करें, अल्लाह से बात करें। अल्लाह ताला कभी बात का जवाब नहीं वापस लौटाता। आपको लगने लगेगा कि अल्लाह का जवाब आपको मिल रहा है। आप देखें, परेशानी का कोई हल है नहीं है। आपको लगता है कि आपको नहीं किसी ने गाइड किया, आपको नहीं पता था कि तरबियत कैसे की जाती है। बच्चे के 6 साल गुजर गए, मजीद टाइम आप ये सोचकर ज़ाया कर रही हैं कि मैंने तो ये टाइम गंवा दिया। इसके बजाय आप बैठ कर, मैंने लास्ट प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया था कि राइटिंग करें। लिखना बहुत ज़रूरी है, जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जर्नलिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो दिमाग है, जो चीज़ें ट्रिगर कर रहा होता है, वो एग्जॉशन मिलती है, उसको एक विंडो मिलती है जहाँ से वो एग्जॉस्ट होती हैं चीज़ें, वो ट्रिगर्स एग्जॉस्ट होते हैं। आप जर्नलिंग करना शुरू करें, अपनी डायरी में लिखें, नोटबुक में लिखें कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ और मैं कैसे कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, अल्लाह से कनेक्ट करें, अल्लाह से दुआ करें। सीरा और कुरान को अपने घर में अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए खुद और अपने हस्बैंड से बात करके दोनों प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने बच्चों को मत बोलें, अपने बच्चों को ये मत बोलें नमाज पढ़ लो, नहीं ये कर लो, नहीं नहीं। देखें, नहीं, मैं नमाज और कुरान पाक उसके सामने पढ़ती हूँ और उसका माशाल्लाह शौक भी है। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सुपारा। देखें, जब वो अगर उसका शौक है, आप कुरान पढ़ने बैठी हुई हैं और मिसाल के तौर पर आपका बेटा आकर बैठ जाता है या बेटी, तो आप उसको बताएं कि देखो मैंने ये पढ़ी है आज आयत और इसका ये मतलब है। पॉन्डर करें बैठकर। कुरान पाक तो अल्लाह ने उतारा ही पॉन्डरिंग के लिए। हम सोचते नहीं हैं, बार बार अल्लाह ताला कुरान पाक में कपल ऑफ टाइम्स अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, सोचते क्यों नहीं हो? अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा ही इसीलिए, कायनात बनाई ही इसीलिए। सोचो, अफला ताक़िलून, बार बार अल्लाह ताला कहते हैं सोचो। सोचते क्यों नहीं हो? दिमाग मैंने सोचने के लिए बनाया है। हम क्या करते हैं? हम ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं। किसी ने एक अच्छी बात बता दी, हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत, हम अमल करना शुरू कर देते हैं। आज के दौर में इतने फितने हैं, इतने फितने हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी तरह डम और ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने, तो अपने बच्चों को रिसर्च स्किल्स की तरफ लाने के लिए बचपन से दीन अप्लाई करें अपने घर में। अपने बच्चे को बताएं, एक आयत पढ़ें, बेशक आप एक आयत पढ़ें जब भी कुरान पढ़ने बैठें। अपने बच्चे को बताएं, वो शौक से आके बैठा हुआ है तो आप उसको स्टोरी बेस्ड बताएं, देखो मैं ये पढ़ रही थी और इसके अंदर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करवाएं कि नमाज में पढ़ने जा बच्चे के सामने, बच्चे को पता हो कि मम्मा जैसी अजान की आवाज़ आती है, मम्मा शौक से जाती हैं। वो पूछेगा आपसे, मम्मा आपको मज़ा आता है नमाज पढ़ने में? या आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं कि बेटा मेरा इतना दिल करता है कि मैं अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे मसाइल अल्लाह से डिस्कस करूं। नमाज अल्लाह से बात करने का नाम है। आप अल्लाह से नमाज में वो बात बात करते हैं। करेंगे ना, ऐसे कह रहा, पता नहीं किसी की कॉल आई तो कहता है उन्होंने कहा ना अपनी मामा से बात करवाएं, तो कहता मामा ना जब नमाज पढ़ती है वो हमसे भी बात नहीं करते हैं, देखें, उसके ऊपर अच्छा वो इमेज हमारी पड़ भी रहा है। नहीं सुनते। जी एग्जैक्टली तो अभी देखिए, टाइम, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक राइट टाइम लिखा है। हो सकता है कि यही वो राइट टाइम हो जब अल्लाह ताला ने आपको तौफीक देनी हो। एक बात याद रखिएगा, हिदायत का रास्ता सिर्फ अल्लाह दिखाने वाला है, हम आप कोई नहीं है। आज मैं हिदायत पर हूँ, मुझे नहीं पता कि कल मैं हिदायत पर होंगी या नहीं। सिर्फ ये दुआ करते रहना चाहिए कि कब्र में जाने से पहले हम ईमान के रास्ते पर हों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं पूरी ज़िंदगी हिदायत के रास्ते पे चलते हुए गुजार देते हैं, मगर मरते हुए ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं जो उनको दोजख में ले जाती है। तो ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है, हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो कभी भी किसी को भी दे सकता है। आप पिछली बातों को याद करके गिल्ट में मुब्तला रहें, आप पिछली बातों को याद करके रिग्रेट करते रहें, वो अल्लाह ताला ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पास्ट में रहने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पिछली बातों को ये सोचकर भुला दें, अल्लाह से आपने तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, या अल्लाह मुझे नहीं पता था, मुझे अब तूने हिदायत का रास्ता दिखाया, अब मुझे पता चला है कि मैंने अपने बच्चों को किस रास्ते पे लेके जाना है। आपने इतनी अच्छी बात की कि आपका बच्चा जो है फ़ोन आता है तो इस तरह से करता है, उसके क्योंकि वो देख रहा है आपको, तो आप और पॉजिटिव उस इमेज दीन का उसके दिमाग में पहुंचा सकती हैं।
उसको ये पता होगा कि मेरी ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी छोटी से छोटी सुई भी चुभती है, तो मैंने जाके अल्लाह को शिकायत करनी है, अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से डिस्कस करना है, उससे राज़ो न्याज़ करना है। और कुरान जो है, जब मुझे ये सोच आ रही हो कि अल्लाह ताला मेरे मसले का जवाब दें, तो कुरान पढ़ना है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, जब आप किसी मसले में होते हैं और आप वाक़ई अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं ना, कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ़ अल्लाह के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये मुश्किल अगर आई है ना, ये आज़माइश अगर आई है, तो अल्लाह ताला का इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी अल्लाह की, कोई ना कोई मसलहत होगी, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है एक इंसान को। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुत से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि 1 साल तक अगर किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी में कोई छोटी-सी तकलीफ़ भी नहीं आई, कोई छोटी-सी आज़माइश भी नहीं आई, तो उसको बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। अगर अल्लाह ताला किसी को आज़माइश नहीं दे रहा ना 1 साल तक, इसका मतलब कहीं अल्लाह ताला किसी चीज़ से, उस बंदे से नाराज़ तो नहीं है। यानी अल्लाह आज़माइश अपने बंदों को देता है जिनसे प्यार करता है, जिस पर उसकी नज़र करम रहती है। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, शैतान 2 तरीके से इंसान को वरगलाता है। एक, उसको खुशनुमा ख़यालात दिखाकर, खुशनुमा बाग दिखाकर कि तुम पूरी ज़िंदगी गुनाह करते रहो, आखिर में तौबा कर लेना, अल्लाह ताला ने तो जो है वो वैसे भी माफ़ कर देना है, वो तो तौबा कबूल करने वाला है। तो इंसान क्या करता है, वो यही सोच कर वो गुनाह करता रहता है और फिर वो तौबा से पहले ही मर जाता है। दूसरी तरह किस तरह वो वरगलाता है कि इंसान के दिल में गिल्ट डाल के रखता है पिछली चीज़ों का, जो गुजर चुकी होती हैं, लेकिन इंसान सच्ची दिल से अल्लाह से तौबा कर चुका होता है, फिर भी वो गिल्ट में मुब्तला करने की कोशिश करता है इंसान को कि देखो तुमने तो इतने साल ऐसे ही गुजार दिए और अब जो है वो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि पिछली बातें जो गुजर चुकी हैं उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग के तौबा करके अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे सोचें आपको अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करना है। दीन के रास्ते में आप क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकती हैं। मैंने आपको 2 तरीके आसान सी उसमें बता दिए हैं। मैं अपने बेटे के साथ रमज़ान से पहले कुरान जर्नल बनाने बैठी थी। सूरह फातिहा शुरू हुई थी हमारी, वो आज तक सूरह फातिहा से आगे नहीं बढ़े अभी तक हम लोग। हाँ, जनरली हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जनरली हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, मगर बैठ के प्रॉपरली हमने अभी तक आगे कुरान जर्नलिंग कंटिन्यू नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि शैतान आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोवोक कर रहा होता है। उसका हल मैंने ये निकाला कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, एक-एक आयत पढ़ लेते हैं, उसको पॉन्डर कर लेते हैं। एक आयत पढ़ने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते। तो आप अपने बच्चों के साथ दीन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप यकीन करें दुनिया आपके हाथों में वैसे ही आ जाएगी। सिर्फ अपना पर्पस क्लियर रखें अल्लाह की राह में। जी बोला। ये बात सुने, रेहान तो 6.5 साल के हैं, मैंने अभी उसे पारा शुरू करवाया है। जैसे मैंने ताऊस के साथ खुद पढ़ लेती हूँ कि चलो वो सुन तो रहा है ना, कि ताऊस का तर्जमा कर दिया और बता दिया कि हम शैतान से पनाह मांग रहे हैं, कि अभी वो इतनी समझ में नहीं है खुद करके। जैसे अब मैंने आपको बताया, कोई भी छोटी सी आयत हम लोग अब वो सीख रहा हो तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा उसके सामने कर दो, तो इसलिए हम करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकती और हैं। क्या कहते हैं, अच्छा मरियम, आई एम सो और सॉरी, और लोगों को भी क्वेश्चन करने होंगे। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, उस पर मैं डिटेल में आपको बता दूँगी, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरिया है। क्या मैं पहले हमारी बातचीत हो चुकी है? आई एम सुमेरा दिलावर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। आपका नाम फरिया है? कौन से ग्रुप से आई जी। हैं आप? ये कौन सा ग्रुप है? सुपर मॉम्स का है एक, पेरेंटिंग इस्लामिक? रॉक्स है। नहीं नहीं, सुपर मॉम का नहीं है, इस्लामिक बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है जी जी जी, सही सही। नहीं, हमारी उस आई ग्रुप थिंक से फर्स्ट हूँ टाइम मैं। हो रही है बात। सही। अच्छा, तो मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मैंने जो एक डिसिप्लिन और इमोशंस के ऊपर एक चीज स्टार्ट की है कि हमने एक हफ्ते में एक इमोशन को सेलिब्रेट करना है और किस तरह क्या है, तो मैं अभी उसकी बैठ के स्लाइड सारी बनाई है। मैंने एक प्रोग्राम पूरा तैयार किया है कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी माओं को सुना है, मैं काफी अरसे से काम कर रही हूँ इसके ऊपर, और मैं अब भी
तो बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जो सब आप है ना वो भी सब मैं भी थी। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे मैजिकल चेंज हुई हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, कितने आसान तरीके से हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं जरूर अपनी कहानी शेयर करना चाहूंगी सबके साथ ना, वक्फे ग्रुप में जब भी कभी मुझे मौका मिला, जिससे इंशाल्लाह आप सबको हेल्प मिलेगी। वही क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चंस अभी भी हो रहे हैं मुसलसल, वही क्वेश्चन मेरे भी थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी और चारों तरफ से हमें घेरा भी ऐसे गया है ना, तो सोचने समझने की हमारी कोई खास सलाहियत ही नहीं रही है ना, तो वो कैसे दोबारा से इम्प्रूव की जाती है या कैसे उसको दोबारा से परवान चढ़ाई जाए, तो कुछ मेरे पास टिप्स थे जो मैंने उस पर अमल किया, तो इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो आपकी ये पेरेंट्स मीटिंग कब होती है, अगर डेली होती है या नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो जरूर बताएगा। मैं वो स्लाइड शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने ना आज बैठ के बनाए हैं, और मैं इंशाल्लाह एक आध दिन से स्टार्ट करने वाली हूँ डिसिप्लिन और इमोशन पे उसकी परफॉर्म करवाने पे बच्चों को, तो वो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और बस इसके अलावा बस इसके अलावा और कुछ नहीं, तो बस यही है कि मेरे पास कुछ टिप्स है बहुत अच्छी अच्छी, जो सारी माओ को इतनी अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी कि इंशाल्लाह उनकी स्टेप बाय स्टेप इतनी खूबसूरती से बात कब में लाइफ चेंज होने लग जाएगी खुद भी। जैसे कि मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि जब बच्चा माँ जो है बच्चे के साथ लगती है तो वो भी ग्रो होती है, तो बच्चा माँ दोनों साथ ग्रो हो रहे होते हैं, तो कितनी खूबसूरत जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी, मैजिकल सी लगेगी। तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी। श्योर श्योर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर फरिया। मेरा जो सेशन है ना वो आज ही के दिन हुआ करेगा, इसी टाइम पर, वंस इन अ वीक। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। ठीक है, इंशाल्लाह। और मैं ग्रुप में, क्योंकि मैंने तो शुरू कर देना है एक आध दिन में, तो मैं ग्रुप्स में इंशाल्लाह मैं वो स्लाइड और हर चीज शेयर कर दूंगी आप लोगों को। जो भी माँ कनेक्ट होना चाहे मेरे साथ मिलके अपने अपने घर में बच्चों के इमोशंस, और एक इमोशन को कैसे आपने जो है उनको सिखाना है और उसको सेलिब्रेट करना है किस तरह एक्टिविटी के साथ, और सेकंड डिसिप्लिन, तो किस तरह उसको लेके चलना है, तो जो जो भी ज्वाइन करना चाहे तो वो मुझे ज्वाइन करता जाए। श्योर श्योर, शुक्रिया। बारकल्लाह फीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? आई थिंक वी शुड रैप अप द सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमको और आजमाइशों से हिफाजत करने की दुआ भी करती रहना चाहिए ना? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से तो कनेक्ट होकर ही हम ज़िंदगी, दुनिया और दीन दोनों को लेकर चल सकते हैं। उसके बगैर तो देखें, ज़िक्र अस्कार तो करते रहने की ज़रूरत है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन है? वो नहीं समझ में नहीं आया, एक साल तक आपने जो अभी बताया है, क्या? अगर एक एक साल तक आजमाइश नहीं आई तो अब आपने बताया ना वो मैं आपकी बात नहीं वो समझी। आप ये जी बोलें। आपने रिपीट किया, जो बताई एक साल तक आजमाइश नहीं है तो अल्लाह का ये आप अपने लिए जो पूछ आपने रहे बताई हैं? मुझे मैंने हदीस, जी जी, मैंने हदीस कही थी, तो उसके हिसाब से आप क्या क्वेश्चन करना चाह रही हैं? कंप्लीट क्वेश्चन करें। वही मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो आपको भी अल्लाह का फजल है ना, आजमाइश नहीं है तो भी अल्लाह ताला की रहमत ही है ना। वो हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला मतलब एवर्ट करता है जो भी ये उतरने वाली ये भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, वो हदीस मैंने इसलिए यहाँ कोट की है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, मगर हमें पता नहीं होता। वो गलतियाँ हमसे हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी का, या किसी का दिल दुख दुख जाता है हमसे, या कोई ऐसी छोटी गलती हो जाती है जो हमें नहीं नज़र आ रही होती, क्योंकि हम या तो हम सोच नहीं रहे होते या हमारा दिमाग उस तरफ जा नहीं रहा होता। तो बैठकर ये सोचना, डेफिनेटली आप जो बात कर रही हैं अल्लाह का फ़ज़ल होता है, लेकिन ये भी एक हदीस है जो जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। और उसका इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि
जो लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के क्लोज़ होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को आज़माने की कोशिश भी ज़्यादा से ज़्यादा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बार-बार माँगे। अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला उन लोगों पे ग़ज़बनाक होता है जो नहीं माँगते उससे। जैसे आप ये देख लें कि हमारे आजकल जो सोसाइटी में लोग जाके मज़ारों पे मांग रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, उनके तवस्सुल से कहते हैं हम अल्लाह से मांगेंगे, तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला कहते हैं शिर्क है। अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। अल्लाह ताला तो कहता है मुझसे बार बार मांगो, अल्लाह को पसंद है। सो डेफिनेटली ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप ऑब्वियसली अल्लाह का फ़ज़ल है आपके ऊपर तो आप भी कुछ गलत कर रही हैं। बस ये एक मकसद था एक मैसेज पहुंचाने का कि अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पर, कि कहीं हमसे कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही। बस दैट्स इट, ये मैसेज पहुंचाना था बस इसका मकसद। जी जी, जज़ाकिल्लाह खैर। बारक और अल्लाह। बड़े मैं जो इसमें जो अगर टीनेजर्स एक हैं अपनी बात बच्चे, कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी इनकी बात कंप्लीट हो जाए फरिया, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये टीनेजर्स बच्चे हैं ना, ये आफ्टर 10th या 10th, इनको वो जो गैजेट का एडिक्शन है ना, वो ये इससे कम आउट करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वो समझते हैं फिर भी मतलब ये नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखें दे आर टीनेजर्स, यूज्ड टू इट, मतलब टीनेजर बच्चों एक को माँ पर्टिकुलर बाप ने ही, टाइम देखते हैं। नहीं नहीं, माँ बाप ने ही तो टीनेजर बच्चों को गैजेट थमाया था ना। तो अब वो बच्चे आपके काबू नहीं, से बाहर निकल जाते हैं टीन एज में। देखें टीन एज में बस सिर्फ फिर अल्लाह के हाथ में चला जाता है मामला। अगर दुआओं से वो बच्चा ठीक हो जाए तो हो जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे को बचपन से माँ बाप ने एक गैजेट थमा दिया है कि बस ये ले लो और तुम जानो और ये गैजेट जाना है। लेकिन बचपन में आपने, ये डिपेंड करता है ना कि बचपन में बच्चे ने कितना एक्सेसिवली उस गैजेट को यूज़ किया है। अब टीन एज में अच्छा, पहुंच के तो एक वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जी एक क्वेश्चन एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अभी मेरे बच्चे को इज कंप्लीटेड पीयूसी 1। मैं अभी उस पे देख ही नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ही उसको रोक के है, ऐसा मतलब मेरा ये है। और फिर भी है ना, वो थोड़े टाइम के लिए मेरा लेता है वो, मतलब वो मतलब ये वैसे वगैरह वो नहीं ये करता है यूज, गलत तरीका कुछ ये नहीं करता। पर फिर भी है ना, उसको थोड़े उसके शौक के वो देखना, वो ये करना भी उसका ये हो गया है वो। ये मतलब उसको वो टाइम है ना, वो पर्टिकुलर टाइम भी मैं देती हूँ, फिर भी उसको थोड़ी डिमांड्स उसकी ज्यादा हो गई है। ये वो मतलब देखें, आप उसके साथ बैठ के क्वालिटी उसको टाइम गुजारें, वो आहिस्ता आहिस्ता गैजेट जो है नहीं, वो गैजेट पे उसका काबू हो जाएगा। जब आप देखें, इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। जब इंसान इंसान के साथ वक्त नहीं गुजारता ना, तो जैसे अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि बचपन में अगर माँ बच्चे को गिव अप करके बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, उसके पास जो है वो ये रीज़न है कि मैं अपना करियर परसू कर रही हूँ। मैं एक पर्सनली एक बच्चे को जानती हूँ और वो नाउ ही इज़ अ टीनेजर, और उसकी मदर जो है वो उसको उसके फादर के पास छोड़कर बाहर कंट्रीज़ में उनकी जॉब जॉब के सिलसिले में उनको जाना होता था इनाग्रेशन वगैरह पे, और वो उस वक्त जाती थी। हालांकि शी इज़ अ वेरी गुड मदर, बट वो टाइम वो बच्चा नहीं भूल पाया, वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आया। वो बच्चा, उसको हर चीज़ मिली, मगर वो टाइम जो जब जब उसकी मम्मा बाहर जाती थी, वो अपनी मदर के बगैर रहता था, वो ही इज़ स्टिल सफरिंग इन दैट टाइम, कि वो अब अपनी मदर से उसी तरह बिहेव कर रहा है, उनसे बदला ले रहा है। वो उनके साथ वैसे ही एंगर शो कर रहा है जो बचपन में उसने एक उसके साथ एक हसरत उसके दिल में रह गई कि जब गुड टाइम्स थे। क्योंकि देखें बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनकी बहुत इमेजिनेशन होती है, उनके दिमाग में 100 तरह के सवाल होते हैं। उनको माँ चाहिए होती है ताकि वो अपने दिमाग में उठने वाले सवालों के जवाब हासिल कर सकें। उनको माँ की गोद चाहिए होती है। एक केमिकल होता है, ब्रेन केमिकल ऑक्सीटोसिन, वो 8 साल की उम्र तक जब बच्चा माँ की गोद में रहता है, गोद में रहने से मुराद ये है कि माँ बच्चे के हर काम अपने हाथों से कर रही होती है, उसके साथ बैठ के बात कर रही होती है, उससे प्यार कर रही होती है, उसके साथ खेल रही होती है, उसके साथ लिख रही होती है, एक्टिविटी कर रही होती है। ये सब चीज़ें करने से उस बच्चे, ये जो ऑक्सीटोसिन केमिकल होता है, ये बॉन्डिंग का केमिकल होता है।
ये माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा गैजेट के हवाले करने के बजाय माँ या बाप की क्लोजनेस, उनकी प्रेजेंस बच्चे को मिले, क्योंकि फिर हमारी नई नस्ल तो फिर उससे डबल बदले ले रही है माँ बाप से, और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम अभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो टीनेज में आ गया है और वो ये चीज़ें कर रहा है। अगर हम बैठकर अभी भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। कोशिश ये करें, अगर किसी का बच्चा टीन एज में एक्सेसिवली गैजेट यूज़ कर रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से, क्योंकि इस उम्र में बच्चा गुस्सा, एंगर, वो हर हद से निकल चुका है। अब सिर्फ आपके पास एक आपकी मजबूरी है, ये आपका कंपल्शन बन चुका है कि अब आपने अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, लीनियंसी और सॉफ्टनेस से अपनी तरफ लेकर आना है। दैट्स इट। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप गुस्सा करेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। टीन्स में आकर बच्चा सिर्फ प्यार, मोहब्बत, और वो भी अल्लाह चाहे तो, वो डिपेंड करता है कि उसका केस कहाँ तक जा चुका है। तो कोशिश यही करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से कनेक्ट करें, और अब अगर वाकई डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपको अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस जी ये मैं अल्लाह इतना पर ही। ही तवक्कुल है, और दुआ है, दुआ भी करते रहना बिल्कुल, चाहिए। दुआ तो बहुत ज़रूरी है जी। और कोई कौन बात करना चाह रहा था? फरिया। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि आजमाइश की ये जो हदीस है इसकी साइकोलॉजी को हमें समझना है। ये नहीं कि खुदा न खास्ता अल्लाह से हम यही बैठ के दुआ मांगे कि अरे क्या हो गया, आजमाइश नहीं आ रही, और आजमाइश जब आई भी हो तो पता चला कि अल्लाह हम मतलब सुरखरू हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचिएगा। हम जब भी कभी भी दुनिया में कोई भी, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, जब भी कोई सीधा काम करता है ना, सही रास्ता अल्लाह का चुनता है, फितरत का रास्ता चुनता है, उसको मुश्किलें आती हैं। दुनिया की कोई भी गुनाह उठाकर देख लें, तो जब आप सही काम कर रहे होते हैं ना तो आपको मुसीबतें आती ही हैं। तो ये आप अपनी खुशनसीबी समझें। और फिर खुशनसीबी किस हवाले से समझनी है आपको, कि फौरन ही आपको ये समझना है कि हम दुनिया में बराबर से काम करने आए। अल्लाह ताला की जमीन पर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही दुनिया में नहीं भेजा कि घर में सुबह उठे, खाना बनाया, ये किया वो किया, बस। तो आपको इंसानी साइकोलॉजी है गिविंग की, आपको पूरी दुनिया को देना ही देना है जो अल्लाह ने आपकी खुसूसियात रखी हैं। हर किसी की अलग अलग है, हर किसी की अलग अलग है। तो वो उस पर उसी स्किल को पहचानना, उसी पे काम करना, वही आपको अल्लाह से करीब भी करेगा। तो ये आप जब भी ऐसे कामों को छेड़ेंगे ना, तो दुनिया में कहीं पर भी आप देख लें, मुसीबतें ही उस शख्स पर, मतलब ऐसी मुसीबतें नहीं, जैसी भी हों, जो भी जिसका जितनी नौयत का काम है उसको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा बस मैं ये समझ रही थी कि जो मेरे पास जो इस बात का हल था कि बच्चा जो है डिवाइस या ऐसी चीजों का यूज करता है, तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे चैनल निकाल कर दिए जिसमें मैं खुद बैठी और साथ दिलचस्पी शुरू की, देखना शुरू किया। एक तो बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं कि माँ बैठी है और वो जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है हमारी चीजों में ना। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक स्टार्ट किए बात करना, ये क्या बता रहा है, ये कैसे है, ये सारी चीजें। तो वो करते 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 ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा बच्चा जो है, मेरी बेटी जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न हो गए कि वो दिलचस्पियां लेना शुरू हो गए जहाँ मैं उन्हें घुमाना चाह रही थी, कि ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स मुझे पता चलने शुरू हो गए थे कि जिसमें जमीन और आसमान की बातें हैं, जिसमें अल्लाह से कनेक्ट होने वाली बातें कैसे हैं, कुछ कार्टून्स है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ इन्वेंशन की बातें हैं। तो इतनी कोई खूबसूरत जर्नी हो गई, खुद ब खुद कब में कहाँ कैसे मुड़ी पता भी नहीं चला। तो ये एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, अगर हम अपने बच्चों के साथ इस तरह शुरू कर दें, पहले खुद सर्च करें, देखें बैठ के और उसके बाद जब आप एक दफा लिंक निकालते हैं तो लिंक पे लिंक आते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के चैनल ऐसे होते हैं। तो आहिस्ता 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 बच्चा, और आप खुद भी देख लीजिएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो ग्रोथ है, कैसी जो है ना खुद ही अंदर से कैसे होने लग जाएगी, कब में आपको खुद को भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा जजाकल्ला, मेरा बस मैं एक दो पॉइंट ये मेरे दिल में थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं चलती हूँ, आप लोग बात करें और मैं अपनी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आके इस मीटिंग में, मैं इससे पहले कभी नहीं आई थी। जजाकल्ला सुमैन। बारकल्लाह फीक। जी, स्क्रीन टाइम हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों, देखिए स्क्रीन से हम अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिटल दौर है। लेकिन स्क्रीन टाइम किस तरह प्रोडक्टिवली यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। उस वक्त पता होगा जब आप खुद अपने अंदर रिसर्च करने का स्किल डेवलप करेंगे। और मुझे नहीं पता फरिया कि आपने किस एज में अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी की, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो टीन्स में जब बच्चे आ जाते हैं ना
तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से भी करना। और इसके लिए होती, देखें, हर चीज़ अगर डेडिकेशन से हो तो अल्लाह ताला डेफिनेटली मदद करता है, मगर उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है। हर कोई देखें, इन चीज़ों में ना बहुत जल्दी हम जंप करना चाहते हैं कि फ़ौरन से हमें रिजल्ट्स मिल जाएं। फिर जब टीन्स में आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने अंदर पेशेंस और अपने अंदर जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी पैदा करनी पड़ती है। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती और आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी शेयर किया ना, तो ये हर छोटे और हर बड़े बच्चे की मदर को ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्रीन से आपने बच्चे को दूर आप कर ही नहीं सकते ना। अगर आप करेंगे तो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी कि अच्छा ये क्या चीज़ है, ये मम्मा ने मुझे कभी दिखाई नहीं। तो फिर क्या होगा, बच्चा आपकी एब्सेंस में वो देखेगा और वो या बाहर कोई उसको दिखा देगा, तो वो गलत तरीके से उससे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बजाय आप बच्चे को उस गैजेट को दो तरीकों के लिए इंट्रोड्यूस करवाएं। एक ये कि कॉल अटेंड होती है, दूसरी ये कि बच्चा इस गैजेट को इन्फॉर्मेशन की किताब समझे कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, इस गैजेट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं कोई भी चीज़ रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इस गैजेट को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे के साथ जब ये एक्टिविटी शुरू की थी 6 ईयर्स में, और आप यकीन करें कि मेरे बच्चे के कई स्किल्स डेवलप हुए। एक रिसर्च स्किल्स उसके स्किल उसके अंदर डेवलप हुआ, एक एक जो है वो स्पीकिंग स्किल्स, उसने उसकी इंग्लिश उर्दू मिक्स में उसको दिखाती थी, उसके लिंग्विस्टिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल जो आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है, कि मेरे बच्चे को ये पता चल गया कि स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ गलत आ रही है, उसको वो हटानी है, और क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है जो उसको देखनी है। आप यकीन करें, जब वो अकेले बैठ के देखता है कोई टॉपिक सर्च कर रहा होता है, वो फ़ौरन मेरे पास आता है कि मम्मा ये टॉपिक जो है ना कुछ गड़बड़ है, इसमें गलत चीज़ें आ रही हैं, मैं आपके साथ बैठ बैठ के सर्च करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में जो फितने सर उठा रहे हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों को पहले से रेडी करें। उसके लिए अपने बच्चों को स्क्रीन के ऊपर फ्रीक्वेंटली जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत देनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपके बच्चे के अंदर मल्टीपल स्किल्स डेवलप होते हैं। बाकी ये कि अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे, हम सबके रास्ते आसान करे और हिदायत के रास्ते पे सबको लेकर चले। जी जीनत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? किसी का और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं इसको रैप अप करती हूँ। एक सेकेंड। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके रास्ते आसान करे और हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।